हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सूर्या शर्मा आज की हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समास। देखिए, समास जो है वो परीक्षा में 5 नंबर का आएगा। 5 सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, 10वीं क्लास में पूछे जाएंगे। तो आज हम इनको एकदम आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समास के बारे में। तो समास को जानने से पहले हम कुछ चीजें जानेंगे। सबसे पहले अर्थ। हालांकि ये परीक्षा में हमसे पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद अर्थ से शुरू करते हैं। देखिए, समास का अर्थ होता है शॉर्ट करना। स से समास, स से संक्षिप्त, संक्षिप्त करना, जिसको अपन दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट करना। शॉर्ट करना, शॉर्ट किसको किया जाएगा समास के अंदर। देखिए, संधि में आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि दो वर्णों के मेल को, यानी कि जब दो वर्ण पास में आते हैं, यानी कि दो लेटर्स आते हैं, लेकिन समास में वर्ण ना आकर दो शब्द पास में आते हैं, तो क्या समास किसका किया जाता है, हमेशा शब्दों का। शब्दों का सम्मिलन भी अपन बोल सकते हैं। शब्दों का सम्मिलन यानी कि शब्दों का पास में आना। अब देखिए, समास को पढ़ने से पहले दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है, जो कि परीक्षा में साधारणतः पूछी जाती है। एक तो पूछा जाता है सामासिक शब्द, सामासिक पद, और दूसरा है विग्रह पद। विग्रह पद। अब देखिए, सामासिक पद क्या होता है, जब भी शब्दों को हम पास पास में लाए, यानी कि देखिए, अभी उदाहरण से समझिए। मैंने लिखा सेनापति यहां, और इसका विग्रह करते हैं अलग, जब इसको करते हैं तो होता है सेना का पति। पति यानी कमांडर, सारी आर्मीज का कमांडर। तो यहां पर सेना का पति, ये थे शब्द अलग अलग, 1, 2 और 3 शब्द थे। हमने 3 शब्दों में से जो कारक विभक्तियां हैं उनको निकाल दिया। जब कारक होते हैं, जब विभक्तियां बीच में रहती है, तो क्या बोलते हैं हम, विग्रह पद। और जब विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्तियां हटा दी जाती है, तो क्या बोलेंगे हम, सामासिक पद। यहां तक बात सभी को समझ में आई, क्लियर। वापस देखिए, समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ होता है शब्दों को छोटा करना, यानी कि शब्दों को पास पास लाकर विभक्तियों को हटाकर शब्दों का सम्मिलन कहलाता है। समास के अंदर दो चीजें होती है, दो शर्तें या दो तरीके होते हैं। एक होता है सामासिक पद। सामासिक पद में शब्दों को पास पास लाया जाता है, और विग्रह पद, विग्रह पद में शब्दों को दूर दूर कहा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह यानी शब्दों को अलग अलग करना। दूसरा एक और उदाहरण, जैसे सेना नायक ले लो, और भी कोई, रसोई घर ले लो आप, रसोई घर। यहां पर दो शब्द थे, रसोई एक शब्द है, घर एक शब्द है, रसोई के लिए घर। अब जब अपन इसका विग्रह करेंगे, रसोई के लिए घर, यहां पर देखिए, अब हमने कितना शॉर्ट किया, 1, 2, 3, 4 शब्द थे। हमने 4 शब्दों में से ये विभक्तियां निकाल दी और दोनों शब्दों को पास पास ले आए, और हमारे पास समासिक पद के रूप में क्या बना, रसोई घर शब्द बना। तो इसलिए सामासिक पद मतलब जब शब्दों को पास पास ले आया जाता है, और जब समास विग्रह मतलब जब शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है विभक्तियों के साथ, और यहाँ विभक्तियों के बिना। तो यहां तक बात समझ में आई। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं समास के प्रकार। देखिए, स से समास, स से 6 समास जो होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने, 6 भेद। अब कौन कौन से 6 भेद है, इसके लिए हम आगे देखते हैं। देखिए, यहां तक बात समझ में आई सभी को। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परीक्षा में हमसे ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका अर्थ समझना जरूरी है, क्योंकि संभव है अगर अर्थ समझ में पता रहता है तो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भेद, प्रकार। समास है वो कितने प्रकार का होता है, मैंने अभी बोला 6 प्रकार का।
समास के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। देखिए कौन कौन से? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, उसके बाद अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्विगु ले लीजिए, द्वंद्व ले लीजिए और बहुव्रीहि। तो हम द्विगु को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और कर्मधारय को भी साइड में रखते हैं। अभी बताएंगे क्यों, फिर आपको बताते हैं। देखिए ये 4 तो मोटे मोटे समास है। अब इसके बाद 2 और समास है जो कि तत्पुरुष के ही भेद कहलाते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष के 2 भेद और कौन कौन से इधर लिख रहा हूं मैं। एक तो हो गया द्विगु और दूसरा हो गया कर्मधारय। ये दोनों जो भेद है ये किसके है? तत्पुरुष के ही भेद माने गए हैं, यानी कि तत्पुरुष के ही भाग माने गए हैं। तो इसीलिए होते समास 6 ही है, क्योंकि इनको अगर हम ये बोलेंगे कि ये तत्पुरुष के भेद है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किलात से बचने के लिए हिंदी के विद्वानों ने क्या किया, इनको सबको अलग अलग कर दिया। यहां तक बात समझ में आई हमारे पास। अब ये 4 मैंने क्यों लिखे हैं इसका कारण आप अब देखिए। देखिए समास के अंदर जो है ना, हर शब्द महत्वपूर्ण होता है। शब्द महत्वपूर्ण होने के आधार पर ही हमने इन 4 को अलग अलग लिखा। कैसे महत्वपूर्ण? अव्ययी भाव के अंदर जो है वो पहला पद प्रधान होता है। आप कह सकते हैं पहला पद, पद यानी कि शब्द का एक हिस्सा प्रधान, प्रधान यानी कि इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट होता है अभी देखेंगे। दूसरा होता है तत्पुरुष। तत्पुरुष के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद, ठीक है, प्रधान। द्वंद्व के अंदर दोनों ही प्रधान, दोनों पद प्रधान। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। और उसके बाद बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं वरन अन्य अर्थ, यानी कि अन्य अर्थ यानी कि दूसरा अर्थ निकल कर आता है, अन्य अर्थ प्रधान। बहुव्रीहि समास है, इसके अंदर अन्य अर्थ प्रधान माना गया है। वापस देखिए, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद। तत्पुरुष समास में दूसरा पद। द्वंद्व समास के अंदर दोनों ही पद प्रधान, यानी कि दोनों जो शब्द होते हैं वो दोनों ही इंपॉर्टेंट। और बहुव्रीहि के अंदर दोनों ही नहीं बल्कि एक तीसरा अर्थ निकल के आता है। इसको आप यूं समझ सकते हैं, विशेषताओं के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। इस पर यहां पर लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये याद रखने के लिए है केवल। विशेषता या विशेषता बताना, विशेषता बताकर। तो इसीलिए इसमें तीसरा पद प्रदान होता है। यहां तक बात समझ में आई। अब द्विगु और कर्मधारी, क्योंकि ये तत्पुरुष के ही भेद है तो इनके अंदर भी दूसरा पद प्रदान होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि इनमें पूछा नहीं जाता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे बहुव्रीहि और अव्ययी भाव रहता है पूछने के तौर पर, कि पहला पद किसमें होता है, दोनों ही किसमें नहीं होते हैं। यहां तक बात क्लियर है। एक स्क्रीनशॉट लेकर आप आगे बढ़िए, तब तक आगे चलते हैं। तो यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब शुरू करते हैं हम हमारा पहला पद, पहला समास। ठीक है, पहला समास कौन सा है हमारा? अव्ययी भाव। एक बार वापस बताइए, पहला पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष में दूसरा पद, और द्विगु के द्वंद्व के अंदर दोनों ही प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और बहुव्रीहि में दोनों ही नहीं, यानी कि कोई तीसरा अर्थ। तो यहां तक बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। नंबर 1 हमारा अव्ययी भाव। देखिए, अव्ययी भाव समास में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अव्ययी, ऐसे अव्यय। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास। अब अव्यय तो भाई साहब इतने हैं कि पूछो मत। हिंदी के जो विद्वान है वो भी नहीं बता पाते कि कौन सा शब्द अव्यय है कौन सा नहीं है। तो इसको ज्यादा सरल तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, अव्यय के बजाय हम लिखेंगे उपसर्ग। जो पहला पद, क्योंकि अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तो पहला पद क्या होगा? उपसर्ग, और दूसरा क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण। ठीक है,
ये दो होते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप देखिए, अब ये जो समास है ना, इसमें गलती बहुत ज्यादा होती है। जैसा आप अर्थ निकालेंगे वैसा ही समास बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे ऐसा सोचो, एक शब्द लिखा मैंने माता पिता, आपसे पूछता हूं बताइए इसमें कौन सा समास है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो बोल देंगे कि सर इसमें द्वंद्व समास है, माता और पिता। कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ते वो इसका अर्थ अलग, सर की माता के पिता, तत्पुरुष समास, ये भी सही है। या फिर एक और निकाल देंगे, माता ही है जिसकी पिता। तो इस तरह अर्थ का अनर्थ ना हो, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, चीजों को समझते हुए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना समास आपको समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। प्रयास आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अब उपसर्ग पहला, अब आपने 9th क्लास में पढ़े ही है उपसर्ग, तो उपसर्गों के आधार पर ही हम चलते हैं, ठीक है। जैसे यथा, यथा उपसर्ग है। यथा से रिलेटेड समास देखिए आप कौन कौन से हो सकते हैं। यथाशक्ति सबसे फेमस, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला समास या शब्द, ठीक है। यथाशक्ति, यथा समय, यथा समय, ठीक है। ये कुछ शब्द है। इसके बाद क्या हो सकता है, प्रति ले लो आप, ठीक है। प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्येक। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, पहला शब्द क्या है, यथा, यहां पर प्रति, यहां पर भी प्रति, यहां पर यथा। ये पहला शब्द पे हमेशा ध्यान देना है, जितना ध्यान दोगे उतना अच्छा। और उदाहरण देखिए, आजनम, आ उपसर्ग में तो आपने पढ़ा आ, और इसके अलावा अनु, ठीक है, ठीक है। इसके ये सब उपसर्ग है और उपसर्गों से शब्द शुरू होंगे, ये बात आप ध्यान रखना। आ से जैसे आजनम, आमरण, ठीक है, ये है। इसमें पहला शब्द आ, यहां पर भी आ, अनु के अंदर अनुकरण, ठीक है, अनुसार। पहला शब्द देखिए, क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान होता है। अनुकरण, अनुसार, अनुचित, अनुचित नहीं कह सकते, क्योंकि अनु के अंदर अन प्लस उचित मूल शब्द होगा, ठीक है। उसके अलावा और देख लो आप, नी, बे, ठीक है, बे से बेकार, बेशरम, बेकार, बेशरम, बेमतलब, ठीक है, बेमतलब। तो नी से नियम, निरोग, ठीक है, ये भी, हाँ, नियम, निरोग, ये सब इनमें पहला शब्द क्या है। तो इस तरह अव्यय भाव के अंदर ये पहला शब्द जो होता है वो उपसर्ग होता है। इसके अलावा दूसरी भाषाओं के भी कुछ शब्द है, ठीक है। दूसरी भाषाओं के कैसे, जैसे उर्दू भाषा के शब्द हमने पढ़ा, बेकार, बेशरम, ठीक है। एक दो और देख लो, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। बाकायदा, उर्दू का शब्द है बाकायदा, ठीक है। भर, भर देखिए, भर भी है, पेट भर, रात भर। तो ये कुछ उर्दू के भी शब्द है जिनको हम अव्यय भाव के रूप में ले सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया। इसके अलावा और एक दो और देख सकते हैं अपन, जैसे पेट भर, रात भर, और इसके अलावा कुछ नए नए ध्यान पूर्वक, ठीक है, पूर्वक शब्द है इसमें, ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, शक्ति पूर्वक। इस तरह आप धीरे धीरे इनको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप समझ में आया सभी को। इसके बाद आगे चलते हैं अपन अव्यय भाव समास, ठीक है। वापस बताता हूं, अव्यय भाव समास में पहला पद उपसर्ग होगा। हिंदी के जितने भी उपसर्ग आपने पढ़े हैं, एक बार नहीं पढ़े तो 9th क्लास की बुक में सिर्फ उपसर्ग वाला कॉन्सेप्ट वापस देख सकते हैं, और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस कीजिए। पहला शब्द देखिए और पहले शब्द के आधार पर डिसाइड कीजिए कि ये अव्यय भाव है या नहीं। बात सिर्फ अव्यय भाव की हो रही है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है।
देखिए ठीक है। अब और भी कुछ उदाहरण हम देखते हैं अव्यय भाव के। अव्यय भाव में दो चीजें और, जब भी शब्द रिपीट हो जाए, क्या, जब भी एक ही शब्द दो बार रिपीट हो जाए तब भी कौन सा समास होगा, अव्यय भाव समास होगा। ध्यान रखना कैसे, उदाहरण के तौर पे धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे वो वाला, ठीक है, पल पल, पल पल, ठीक है। इसके बाद ऐसे बहुत सारे शब्द, धीरे धीरे, पल पल, होले होले, और हाथों हाथ, ठीक है, हाथों हाथ, रातों रात, मारा मारी। तो ये कुछ ऐसे बहुत सारे शब्द है जो देखिए रिपीट हो रहा है, धीरे धीरे, ठीक है, पल पल, हाथों हाथ, ठीक है, रातों रात, मारा मारी। दोनों बार शब्द जब रिपीट होते हैं तो तब भी कौन सा समास हमें करना है, अव्यय भाव समास करना है। एक जो मैंने बताया था भर वाला शब्द, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं भर, रात भर, पेट भर, वर्ष भर, ठीक है, भर पेट, पेट भर लिखो चाहे भर पेट लिखो, दोनों में ही हमें अव्यय भाव समास करना है। यहां तक बात क्लियर हुई आप सभी की, उम्मीद है कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ होगा। देखिए धीरे धीरे मतलब पहले धीरे उसके बाद और धीरे, हाथों हाथ, हाथ ही, हाथ के बाद हाथ, पहले इस हाथ से मारा फिर दूसरे हाथ से तुरंत मार दिया तो हाथों हाथ, रातों रात, रात ही रात में, मारा मारी, मारा और फिर मारा, भर, पेट भर, रात भर, ये हो। इसके अलावा एक जो ध्यान देने योग्य बात है, इसे आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट बना लेता हूं, कि कहां अव्यय भाव समास नहीं होगा, ठीक है। जब भी ए, ये कौन से, ये भी उपसर्ग, ध्यान रखना, जब ए उपसर्ग आ जाए, अज्ञान, अनंत, ठीक है, अन, ठीक है, कु, सु, दुर, ये कुछ उपसर्ग है, ये उपसर्ग जब भी आ जाए तो अव्यय भाव समास नहीं होगा। ध्यान रखना, ऐसे जैसे ऐसे अज्ञान, ऐसे अब्राह्मण, ऐसे अमर, अन से अनंत, असीम, ठीक है, कु से कुपुत्र, सु, ठीक है, सु से सुपुत्र, कुमाता, सुमाता, कुपुरुष, सुपुरुष, कुयोग्य, सुयोग्य, दुर, दुर्दिन, दुर्दशा, दुर्बल, ठीक है। ये उपसर्ग जब भी आ जाए तो अव्यय भाव समास नहीं होगा, ध्यान रखना, नहीं होगा, यहां लिख रहा हूं, नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर है, ये है अव्यय भाव समास। और देखिए दुर लिखा है मैंने, निर्विवाद कौन सा समास है, अव्यय भाव, ठीक है, निर्बल, बिना बल के, अव्यय भाव समास, ठीक है, लिख देता हूं मैं, आप निर्बल, ठीक है, निर्विवाद, इन सब में कौन सा समास है, अव्यय भाव। यहां तक बात क्लियर, आगे चले, हाँ आगे चलना ही पड़ेगा। तो आगे हमारा जो समास है वो कौन सा रहेगा, अगला समास तत्पुरुष समास। देखिए अब थोड़ी देर, तत्पुरुष, तत्पुरुष की पहली शर्त क्या बताई थी मैंने, वापस याद कीजिए, अव्यय भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद होगा, दूसरा पद महत्वपूर्ण होगा। तो यहां तत्पुरुष समास में दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद प्रधान, पहली याद रखने योग्य बात। अब देखिए तत्पुरुष जो समास है ये विभक्तियों के ऊपर चलता है, किस पे चलेगा, ये विभक्तियों पे। तो इसकी विभक्तियां कौन कौन सी है, देखिए आपने पढ़ा होगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन। तो कर्ता को छोड़ दो और संबोधन को छोड़ दो, उसके बाद जो भी बचती है, कर्म, करण, ठीक है, हाँ, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण,
ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 विभक्तियां हैं और इन 6 विभक्तियों के साथ ये 6 कारक है और इन 6 कारकों के साथ 6 विभक्तियां। विभक्तियां क्या होती है देखिए, जो अर्थ देती है। कर्म का अर्थ हमेशा होगा को अर्थ में आना, करण का द्वारा या से भी बोल सकते हैं हम, दोनों अर्थ, ठीक है। संप्रदान के लिए अर्थ देगा, के लिए, ठीक है। हाँ, ये इसीलिए देखिए, ये मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि कभी कभी परीक्षा में ऐसा पूछ लिया, सपोज एक शब्द दे दिया आपको हथकड़ी, कौन सा समास है, आप समझ जाओगे तत्पुरुष समास है, लेकिन इसका विग्रह जब पूछा जाएगा, विग्रह में दे दिया हथकड़ी, हाथ की कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ द्वारा कड़ी, या फिर हाथ में कड़ी। अब संप्रदान तत्पुरुष ही मतलब तत्पुरुष समास ही है, लेकिन यहां पर हम थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी, जो जेल के अंदर पकड़ने से पहले जो जेलर पहनाता है वो हथकड़ी। तो इसलिए ये चीज लग सकती है थोड़ी मुश्किल, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। अपादान, अपादान का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में, ठीक है। संबंध का अर्थ काके की, रिलेशन बताना, राम का, राम के, राम की, ठीक है। और अधिकरण है में या फिर पर, वह छत पर गया, वह कमरे में गया। ये कुछ विभक्तियां हैं और इन विभक्तियों के आधार पर ही हम समास को लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसके उदाहरण देखिए आप, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले कर्म, कर्म तत्पुरुष, आप ये याद रखिए, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए शरणागत, ठीक है। शरणागत मतलब शरण को आया हुआ, शरण आगत, शरणागत। उसके बाद जेब कतरा ले लो, ठीक है, जेब को कतरा। उसके बाद चिड़ी मार ले लो, चिड़ी मार, चिड़ी को मारा, ठीक है। मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर, ठीक है। शरणागत, जेब कतरा, चिड़ी मार, और ये कुछ है किसके उदाहरण हो सकते हैं, ये अव्यय भाव के उदाहरण। सर्वप्रिय, सभी को प्रिय, ठीक है। इस तरह कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास। उसके बाद देखते हैं करण। करण तत्पुरुष के कुछ उदाहरण अपन ऐसे देखेंगे कि जैसे आंखों देखा, आंखों देखा, ठीक है। स्वरचित, अभी एक बार आप उदाहरण देखिए पहले, फिर इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। आंखों देखा, स्वरचित, बस यात्रा, रेल यात्रा। अब हाँ, बस यात्रा, रेल यात्रा, रोग पीड़ित, तो अब ये जो शब्द है आंखों देखा, यानी आंखों के द्वारा देखा या फिर आंखों से देखा। स्वरचित, स्वयं के द्वारा रचित, रचित मतलब लिखना। तुलसीकृत, ये तुलसीकृत रामचरितमानस, तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा किया गया। आप अपना सूर्याकृत, सूर्य के द्वारा किया गया। बस यात्रा, बस की यात्रा, ठीक है, नॉट बस की यात्रा। आप बोलोगे कि सर बस, अरे बस को घूमने थोड़ी गए हो आप, बस के द्वारा यात्रा। रेल यात्रा, रेल की यात्रा नहीं होगा, रेल के द्वारा यात्रा, ठीक है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, ऐसा नहीं कि रोग का पीड़ित, गलत, रोग से पीड़ित। ऐसे आप और शब्द बना सकते हैं। लास्ट में आपको मैं कुछ और शब्द बताऊंगा जो आपको लिखने हैं। अगला बात करते हैं संप्रदान। संप्रदान के लिए देख लो आप कुछ शब्द, हथकड़ी, ठीक है, अभी अभी बताया था मैंने। जनहित, राह खर्च और गुरु दक्षिणा, ये कुछ शब्द है जो उदाहरण के द्वारा आपको आसानी रहेगी। अब कैसे आसानी रहेगी देखिए, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, मतलब जब जो ये होता ना, हाँ ठीक है। जनहित, जन के लिए हितकारी, बोलते हैं जनहित में जारी, जनता के लिए हितकारी।
राह खर्च, रास्ते के लिए खर्च। कहीं आप घूमने जा रहे हो, मम्मी ने पॉकेट मनी दी, बोला कि बेटा कुछ रास्ते में खा लेना, राह खर्च, रास्ते के लिए खर्चा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए, गुरु की नहीं होगा, गुरु के लिए दक्षिणा, आप दे रहे हो गुरु को, गुरु के लिए दक्षिणा। यहां तक बात समझ में आई? देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन खाली दिमाग बैठिए, एकदम रिलैक्स होकर बैठिए, है ना। उसकी तरह बड़ी बड़ी बातें करने का काम नहीं है, समझने का काम है। आप पहले बड़ी बातें कर दो, मैं चाहता तो टांग देता जमाने, मैं चाहता तो टांग देता सूरज को तेरे माथे पर बिंदी की तरह, फिर लास्ट में बोलते हो लेकिन मैं जमाने में अंधेरे के खिलाफ हूं। तो ऐसी बातें हमें नहीं करना है, आराम से खाली बैठिए और पढ़ना शुरू कीजिए। अपादान, अपादान का मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है। देखिए कैसे अलग हो जाना आप समझिए। धनहीन, उदाहरण से समझिए, धनहीन, ठीक है, धनहीन, गुणहीन, भय मुक्त, ठीक है, भय मुक्त, रोग मुक्त, जन्मांध, ठीक है, ये कुछ शब्द है। भय मुक्त यानी भय से मुक्ति, अलग हो गया। गुणहीन, गुण से हीन, भी से अर्थ भी देता है ये। धनहीन, धन से हीन यानी जिसके पास धन नहीं हो। तो अपादान का अर्थ एक और से भी अर्थ में आप ले सकते हो, अलग होने के अर्थ में या से के अर्थ में। यहां पर भी से है, यहां पर भी से है। ये से है साथ देता है और ये से अलग करता है। उसके बाद बात करते हैं हम संबंध की। एक सेकंड चौक चेंज कर लेते हैं। संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। देखिए सिर दर्द, सारे दर्द इसी के हैं। सिर का दर्द, पेट दर्द यानी पेट का दर्द, ठीक है। सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, ठीक है। सेनापति, सेनापति बोल दो, सेना नायक बोल दो, सेना का पति, सेना का नायक, ठीक है। भूदान, भूमि का दान। अब यहां पर जब आप विग्रह करोगे तो इनमें से कोई एक शब्द बीच में आएगा। उदाहरण के एक बार देखते हैं अपन, पहले ये करने के बाद मैं थोड़ा सा वापस आपको समझाता हूं। उसके बाद बात करते हैं अधिकरण। अधिकरण को कैसे समझेंगे हम? अधिकरण के कुछ उदाहरण है। रणवीर, रणवीर, रणवीर सिंह नहीं, रणवीर यानी कि रण में वीर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है। आप बीती, आप बीती, आप में यानी कि आपके खुद में बीती हुई। लोकप्रिय, लोक यानी संसार में, प्रिय, ठीक है। सेना, राजपुरुष, राजा का पुरुष, संबंध हो रहा है ना भाई, सॉरी वो इसमें था मिस्टेक, अपन अधिकरण की बात कर रहे हैं। रणवीर, घुड़सवार, आप बीती और जनहित, ठीक है। जल समाधि ले सकते हैं, जनहित नहीं, जल समाधि ले लो आप, सॉरी, जल समाधि, जल में समाधि। तो ये कुछ संप्रदान सॉरी तत्पुरुष के उदाहरण है। इन उदाहरणों के द्वारा हमने तत्पुरुष समास को समझा। थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे पता है, थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन देखिए समास है, मुश्किल टॉपिक है, 5 नंबर का है। एक छोटी सी गलती और आपका 1 मार्क्स गया। वो लोग जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए 1% गलती की भी हम गुंजाइश नहीं रखना चाहते। इसीलिए भले ही क्लास थोड़ी बड़ी हो, लेकिन थोड़ा फास्ट स्पीड पे देखिए, लेकिन क्लास को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, क्योंकि जब तक क्लास को नहीं समझेंगे ना आप, तब तक कुछ भी नहीं होगा। देखिए मैं आपको एंटरटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक शायरी सुना सकता हूँ। जॉन आलिया की शायरी है कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी जिंदगी में तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। क्या? मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। पढ़ाई करे तो ऐसी करे कि सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी किताबें हो आपके पास, ना मोबाइल, ना कोई टेंशन, ना कोई स्ट्रेस। एकदम रिलैक्स होइए, एकदम अच्छे से पढ़िए। इसके बाद बात करते हैं हम अगले समास की। अगला समास देखिए हमारा कौन सा रखेगा? अगला समास रहेगा हमारा कर्मधारय, ठीक है। ये तत्पुरुष का ही भेद है।
कर्मधारय के अंदर क्या होता है, कर्म पर आधारित। कर्म को आप कर्म ने याद रखें, आप याद रखिए क्या, क्वालिटी, विशेषता, विशेषताओं पर आधारित समास। जिस शब्द में विशेषता आए वो समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। उदाहरण के लिए अभी अपन देखते हैं कि एक और बात है जो, जब भी आप इसका विग्रह करते हैं तो क्या अर्थ आना चाहिए, है जो। कैसे, अभी देखिए, अभी मैं बताता हूं। उदाहरण के तौर पे देखिए आप पीताम्बर, ठीक है। अब इसका विग्रह करेंगे तो ये शब्द बीच में आएगा, पीत, पीत यानी पीला। यहां पर मैं लिख देता हूं, पीला है जो। अंबर, अंबर का अर्थ कपड़ा होता है, अंबर का अर्थ आसमान भी होता है, ठीक है। अगर हम कपड़े के अर्थ में लेते हैं तो फिर यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। पहचान क्या आ गई हमारी, है जो आ रहा है ना, पीला है जो कपड़ा अर्थात पीताम्बर। यहां तक बात समझ में आई। इसके अलावा अब और उदाहरण देखिए, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, ठीक है। सज्जन, ठीक है। दुर्जन, ये नीलगाय, नीलगाय का स्पेशली ध्यान रखना। आप बोलते हैं ना तो नीली है, नीली यानी कि ब्लू है जो गाय, लेकिन जब लिखते हैं तो नीली गाय नहीं करना है, नील गाय करना है। बहुत से बच्चे ये वाला कर देंगे, नीली गाय। भाई साहब गलत है, ये गलती ना करें। नील गाय, नील कमल, ठीक है, इन सब में नील आएगा, नॉट नीली, ये बात का ध्यान रखना आप। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। सज्जन, सत यानी श्रेष्ठ है जो जन, श्रेष्ठ यानी अच्छा। दुर्जन, दुर यानी बुरा है जो जन यानी कि आदमी, बुरा है जो आदमी। नील गाय, नीली है जो गाय। बहुत से उदाहरण अपन लिख सकते हैं, मैं विग्रह नहीं कर रहा हूं, हम सीधा का सीधा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण सुविचार, ठीक है। महाजन, महान है जो जन, ठीक है। हाँ, कुविचार। देखो इस चीज पे आप एक बार ध्यान दो भाइयों, सु और कु और एक यहां पर दुर। मैंने आपको पहले अव्यय भाव समास में बताया था कि ए अन, ठीक है, ए अन और सु कु ये सारे के सारे किसमें आएंगे, अव्यय भाव में नहीं आएंगे। तो कहां आएंगे, ये आएंगे भाई साहब कर्मधारय के अंदर। अभी एक और चीज, अभी मैं सॉरी बताना भूल गया, अभी वापस बताऊंगा। पहले ये देखिए, सुविचार, सु यानी अच्छा विचार, कुविचार बुरा विचार। सुपुत्र, अब सु से रिलेटेड जितने भी शब्द है, सुपुत्र, कुपुत्र, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, किसके उदाहरण होंगे, कर्मधारय के उदाहरण। घनश्याम, एक अर्थ में घनश्याम आप बहुव्रीहि समास में लिखेंगे, लेकिन एक अर्थ में हम घनश्याम, घन यानी बादल और श्याम यानी काला, काला है जो बादल, ठीक है। चरण कमल, यहां देखिए आप कहां लिखे, यहां चरण कमल, कमल नयन। ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं भाई, ये सारे के सारे उदाहरण है कर्मधारय समास के। वापस बोल रहा हूं, कर्मधारय समास है जब उसका विग्रह करते हैं तो बीच में है जो अर्थ आता है। उदाहरण के तौर पे पीताम्बर यानी कि पीत यानी कि पीला, है जो अंबर, अंबर यानी कि कपड़ा। तो यहाँ पर है जो विग्रह करने पर क्या आएगा, है जो अर्थ आएगा। यहां तक बात क्लियर है, उम्मीद है। इसी तरह पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। सज्जन, श्रेष्ठ है जो जन। दुर्जन, बुरा है जो जन। नीलगाय, नीली है जो गाय, ठीक है। नील कमल, नीला है जो कमल। सुपुत्र, श्रेष्ठ है जो पुत्र। कुपुत्र, कु यानी बेकार या खराब है जो पुत्र। महात्मा, महान है जो आत्मा। परमात्मा, परम है जो आत्मा। महादेव, महान है जो देव, ठीक है। महाराज, महान है जो राजा। इन सब में कौन सा आएगा, कर्मधारय समास। यहां तक बात क्लियर। आगे चले,
चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो है सिर्फ और सिर्फ तत्पुरुष समास। मुझे लगता है तत्पुरुष समास के अलावा और कोई मुश्किल नहीं है। एक और चीज जो मैंने पिछली बार बताना भूल गया, ए अन, ये शब्द, ये इनसे रिलेटेड जब भी कोई शब्द आए तो उसे हम तत्पुरुष का भेद मानेंगे। ठीक है, कैसे? ऐसे देखिए, अमर, अज्ञान, ठीक है, और हाँ और भी बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है, अन्न से अनंत, और अनश्वर, अनश्वर यानी कि नश्वर, अनश्वर जो नहीं है नश्वर। इनमें कौन सा समास आएगा? इनमें तत्पुरुष समास आएगा। ध्यान रखना, तत्पुरुष समास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पर वायुयान, वायु में उड़ने वाला यान। आकाशगामी, आकाश में गमन करने वाला। पनडुब्बी, पानी में डूबने वाली, पानी में चलने वाली डुब्बी। पकोड़ी, पकी हुई बड़ी, ये सब किसके उदाहरण है? तत्पुरुष के उदाहरण है। ठीक है, देखिए वापस कौन कौन से? पकोड़ी, वायुयान, ठीक है, पनडुब्बी। उदाहरण बहुत सारे हैं, जितने करेंगे उतना कम है। दही बड़ा, रसगुल्ला, ठीक है, आकाशगामी, यहां लिख देता हूं, स्वर्णकार। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे समास के तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। किस समास के उदाहरण है? तत्पुरुष। ये भी ले लो, चाहे ये ले लो, ठीक है, ये इनके पोर्शन बना दिए मैंने सारे। तो ये है हमारा तत्पुरुष समास। यहां तक बात समझ में आई? आगे चले, देखिए आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास हो गया हमारा, कर्मधारय हो गया। अब जो समास है वो बड़े सरल सरल है, बड़े जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जल्दी से थोड़ा चौक ले लेते हैं। हमारे चौक खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो चौक अब बचा है हमारे पास। देखिए, जो तत्पुरुष अव्यय भाव हमने कर लिया, तत्पुरुष हमने कर लिया, कर्मधारय हमने कर लिया। अब हम करेंगे द्विगु समास। द्विगु का अंदर क्या होता है? द्विगु में दो चीजें होती है। पहला शब्द होता है संख्यावाची। पहला पद या शब्द, देखो आप कंफ्यूज मत होना, पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। और दूसरा समूह या समाहार अर्थ देता है। समूह या समाहार। जब भी आप विग्रह करेंगे, विग्रह में तो ये वाला शब्द आएगा। विग्रह करने पर क्या आएगा? समूह या समाहार। पहला पद संख्यावाची, यानी कि फर्स्ट वर्ड जो होगा, फर्स्ट वर्ड शुड बी अ नंबर, एंड सेकंड वर्ड and the second terms is whenever we will explain it or whenever we will spread it, one word समूह और समाहार word will come। ये शब्द उसमें आना चाहेगा। उदाहरण के तौर पे देखिए आप, हम लिखते हैं सप्तऋषि। चौक का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सप्तऋषि, सप्त यानी कि 7 ऋषियों का समाहार। 7 ऋषियों का, यहां लिख देता हूं मैं समूह। समूह बोल सकते हैं या फिर समाहार। ठीक है, 7 ऋषियों का समूह। पहली शर्त, पहला शब्द क्या है? संख्यावाची है ना? बिल्कुल है। दूसरा, जब विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार अर्थ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये शब्द जब दोनों शर्तें लागू हो जाती है तो कौन सा समास करना है? हमें द्विगु समास करना है। यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए इसमें जो नहीं समझने वाली बात है ना, वो बात क्या है?
नहीं समझने वाली बात को बारे में अपन समझने से पहले जो समझने योग्य बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे दू, दू, दू का मतलब दो, ठीक है, दो या दू, दू से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं वो सारे कौन से के उदाहरण होंगे, द्विगु। उदाहरण के तौर पे दुपट्टा, ठीक है, दुपट्टा में कौन सा, दो पट्टों का समाहार। एक साड़ी के दो तरफ बॉर्डर होती है उनको बोलते हैं पट्टा, यानी कि दो पट्टे एक साड़ी के दोनों, या एक जो लड़की जो पहनती है लंबा सा कपड़ा अपने गले में, दुपट्टा। दो पट्टों का समाहार या दो पट्टों का समूह, ठीक है। दोराहा, दो राहों का समाहार, जहां दो रास्ते मिलते हो, ठीक है। अगली बात करते हैं ती, देखो ती भी हो सकता है, ठीक है, और त्रय भी हो सकता है, ठीक है, और त्रि भी हो सकता है, बहुत सी बार त्रि। कैसे, देखो त्रिलोक, ठीक है, तिराहा, त्रिभुवन, ठीक है, तीन भवनों, भवन यानी भुवन, यानी भवन नहीं होता है, भवन अलग है। भुवन एक संस्कृत का शब्द है, भुवन का मतलब है वर्ल्ड। थ्री वर्ड्स, स्वर्गलोक, नरकलोक, स्वर्ग, धरती, पाताल। त्रिलोक या त्रिभुवन एक ही, त्रिराहा जहां तीन रास्ते मिलते हो, टी इसे बोलते हैं, ये तिराहा जहां तीन रास्ते मिलते हो। त्रिलोक, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समूह अगर हो तो हमें द्विगु करना है, लेकिन अगर तीन नेत्रों वाले तब हमें कौन सा समास करेंगे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तब तक त्रिलोक, तिराहा, त्रिभुवन, ऐसे ही चार से कर सकते हैं अपन। चार से रिलेटेड अभी कुछ सूझ नहीं रहा है, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। पंचानन कह सकते, क्या कर सकते हैं, तो आप शर्तें ध्यान रखिए, पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा समूह होगा, ठीक है, बस इतना सा है। उदाहरण के तौर पे मैं देखिए जल्दी जल्दी लिख देता हूँ मुझे जो याद आते हैं। अष्टाध्यायी, समास पढ़ाने की सबसे मुश्किल काम यही है कि उदाहरण समय पर याद नहीं आते, ठीक है। अष्टाध्यायी, सप्तऋषि और त्रिशूल, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम, तो इस तरह पंचानन, पंचानन नहीं बोल सकते हैं, पंचवटी, ठीक है, पंचवटी, देखो हाँ अब याद आ रहे हैं। षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र, षटकोण, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ी राइटिंग खराब है, लेकिन आप बात को समझिए। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, नवग्रह, ठीक है। एक और ले लेते हैं, यहां लिख देता हूं, नवग्रह मतलब 9 प्लैनेट्स। देखो ग्रह और गृह की गलती मत करना आप, वापस मैं आपको यहां समझा रहा हूं, ग्रह और ग्रह दोनों में फर्क है। यहां पर ये ऋषि की मात्रा है और यहां पर ये आधे रह की मात्रा है। इस ग्रह का मतलब प्लैनेट, धरती, सूर्य, चंद्रमा, ये सब, और ये ग्रह मतलब हाउस। अगर ये वाला आए नवग्रह, एक और चीज देखो यहां इस पे थोड़ा मैं जगह मिटा के लिखता हूं, ठीक है। अब ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपन, ठीक है। देखो कंफ्यूजन करने वाला ये और ये, अब बताओ देखे, नवग्रह यहां पर है न्यू हाउस, न्यू होम, और ये है 9 प्लैनेट्स। यहां पर होगा कर्मधारय समास क्योंकि विशेषता बता रहा है, यहां पर होगा द्विगु समास क्योंकि पहला शब्द, यहां पर 9 प्लैनेट्स यानी नंबर है। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना, इसीलिए बोल रहा हूं गलतियां करने से बचो मेरे भाइयों, नहीं तो लटक जाना है, ऐसी गलती ना करे। चलिए, तो बात समझ में आई। अब एक और चीज जो है, देखो 21 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स है हिंदी में, जैसे 55, ठीक है, 75, 70 नहीं, देखिए 21 से लेकर 90, और इनको छोड़ देना आप,
जो जीरो वाले हैं ना, इनको नहीं बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इनकी बात नहीं हो रही है। इनके अलावा जो भी शब्द है 10, 20, 30, 40 को छोड़ दो, जैसे 21, 22, 25, ठीक है, 31, 32, 35, 36, 48, 49, 51, 52, 68, 62, 67, 74, 72, इन शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना। उदाहरण के तौर पे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मान लो मैंने लिख दिया 68, अब आप बोलो सर पहला शब्द 8 आ रहा है, 68 नहीं, 8 और 60 कैसे लिखेंगे अपन? 60 प्लस 8, तो यहाँ दो शब्द है 60 और 8, इसीलिए यहाँ द्विगु समास नहीं होगा। क्या होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन जो नहीं होगा उस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर? आगे चले। आगे अब इसके बाद हम करते हैं द्विगु के बाद देखो द्वंद्व। अब बस थोड़ा सा और बचा है भाइयों, दो समास और उसके बाद क्लास समाप्त, ठीक। द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में हमने पहली शर्त पढ़ी थी स्टार्टिंग में, दोनों पद प्रधान। जहां पर दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होगा। क्या? दोनों पद प्रधान, दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं लिखता हूं रामकृष्ण, ठीक है। इस द्वंद्व का क्या अर्थ होता है? या तो होगा या फिर होगा और, या होगा तथा, ये इसके अर्थ है। कैसे? अब देखो विग्रह करना, मैंने लिखा रामकृष्ण, विग्रह क्या होगा? राम या कृष्ण, दो विग्रह हो सकते हैं, राम या कृष्ण, या फिर हम लिख सकते हैं राम और कृष्ण। अब ये हो गया, दोनों ही, राम भी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भी इंपॉर्टेंट है, दोनों शब्द प्रधान होने की वजह से इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसमें दो शब्द होते हैं, दोनों संज्ञावाची होते हैं, बस। उदाहरण के तौर पे, अब उदाहरण के तौर पे हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए आप, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब उदाहरण देखिए आप, उदाहरण रामकृष्ण, जलवायु, ठीक है, हरिहर, आपने 10वीं में पढ़ा है हरिहर काका, तो हरिहर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है। शीतोष्ण, शीत उष्ण, ठीक है, शीत यानी ठंडा और उष्ण यानी गर्म, यहां पर इनकी साथ में लिखेंगे आपको, ठीक है। सीता गीता, मूवी बनी थी सीता गीता, जय वीरू, ये सब के सब द्वंद्व समास। अरे घर में बोलते दाल रोटी, दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी, द्वंद्व समास। मम्मी पापा आ गए, मम्मी और पापा आ गए, हमने साथ में बोल दिया मम्मी पापा, तो माता पिता कौन सा समास हो गया भाई जी? द्वंद्व समास हो गया। मुश्किल है क्या? अभी भी आपको उदाहरणों की जरूरत है तो बोलो, मैं और लिख सकता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। माता पिता, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, सब में द्वंद्व समास है, ठीक है। हाँ, दाल रोटी लिख ही दिया मैंने, पिज्जा बर्गर, फ्रेंच फ्राई, टमाटर, क्या बोलते हैं, आलू टमाटर, टमाटर मिर्ची, सब में द्वंद्व समास है। जब भी दो शब्द दोनों संज्ञाएं साथ साथ आ जाए तो उनमें कौन सा समास करना है? हमें द्वंद्व समास करना है। यहां तक डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास में दो शब्द होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं। जब इसका विग्रह करते हैं तो बीच में तथा और या, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन से? तथा और या, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर? आगे बढ़े, इतना ही है द्वंद्व समास, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे एक और चीज मैंने जो पहले बताई थी मैं भूल गया, 68, 8 और 60, यहां पर 8 और आया है, और जब भी और शब्द आए तो कौन सा समास करना है? द्वंद्व समास करना है। 55, 50 और 5, या 5 और 50, 55, 45, 40 और 5, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। वापस बोल रहा हूं, यहां 21 से लेकर 99 तक जितने भी संख्याएं हैं, स्पेशली ये नहीं है, ध्यान रखना, आप 10, 20, 30 को मत बोलना,
जो जीरो वाली है उनको नहीं, बाकी सब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इनके अलावा 21 to 99 तक जितने भी संख्यावाची शब्द है हिंदी के, उन सब में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। नदियों के नाम गंगा जमुना, कौन सा समास? द्वंद्व समास। यहां तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम हमारे आखिरी समास की तरफ, और उसके बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगी। तो जो हमारा आखिरी समास है वो है बहुव्रीहि। देखिए, हाँ, बहुव्रीहि के अंदर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। तो एक चीज हम लिखेंगे, दोनों ही पद प्रधान नहीं। अब दोनों ही नहीं तो क्या होगा? तीसरा अर्थ प्रधान, तीसरा अर्थ निकलता है, और तीसरा अर्थ जो होगा वो क्या होगा? वो किसी न किसी का विशेषण होता है। वो क्या होता है? विशेषण, यानी कि किसी न किसी की विशेषता बताता है। उदाहरण के तौर पे सर कैसे? तो देखो, उदाहरण के तौर पे मैंने एक आदमी का नाम बोला, 10 सिर है जिसके। अब बताओ दिमाग में कौन आया? आमिर खान की फोटो आई क्या? नहीं ना। रावण की फोटो आई तुरंत कि 10 सिर है जिसके, यानी कि रावण। या 10 दिमाग की तरह है उसका IQ, वो कौन है? रावण। मैंने बोला गजानन, गज यानी हाथी के समान है जिसका आनन, आनन यानी मुख। तो अब बताओ, हाथी के समान है जिसका मुख, किसकी फोटो आई? तो तुरंत दिमाग में आई गणेश जी की फोटो आ गई। तो जिस तरह मतलब ये विशेषता बता रहे, हाथी के समान है जिनका मुख, तो तुरंत आपके दिमाग में वो शब्द नहीं आया, और बल्कि तुरंत गणेश जी की मेमोरी आ गई कि दिमाग में कहीं ना कहीं आपके गणेश जी क्लिक हो गया कि ये गणेश जी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो बहुव्रीहि समास है वो हमेशा विशेषता बताते हैं, किसी न किसी की विशेषता बताई जाएगी। जैसे दशानन, ठीक है, गजानन, ठीक है, षडमुख। देखो एक और बात, भले ही आप बोल दो कि सर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे षड यानी कि 6 है, जब भी 10 के साथ ये आनन शब्द आए ना, आनन का मतलब होता है मुख, जब भी नंबर के साथ मुख शब्द आ जाए या आनन शब्द आ जाए, आप आंख बंद करके बहुव्रीहि समास कर दो। एक आनन, दो आनन, त्रियानन, चतुरानन, पंचानन, षडानन, सप्तानन, अष्टानन, कितने भी नन आए या कितने भी मुख आए, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षडमुख, सप्तमुख, अष्टमुख, नवमुख, सबके सहस्त्रमुख यानी 1000 मुख, सब में हमें क्या करना है? बहुव्रीहि समास करना। आनन और मुख, इनमें से कोई भी शब्द आए और उसके आगे नंबर्स आ जाए तो हमें बहुव्रीहि समास करना है। हालांकि ये सीधा है, विशेषता बता रहा है 10 मुख वाला। पीतांबर, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, पीतांबर। अब यहाँ पर पीतांबर के मतलब, ठीक है, क्या करेंगे? पीले कपड़े हैं जिनके वह, अर्थात भगवान कृष्ण। हालांकि इसका कर्मधारय है, लेकिन यहाँ पर कपड़ों के बारे में बात न होकर अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात हो जाए तो हम यहाँ कौन सा समास करेंगे? यहाँ बहुव्रीहि समास कर देंगे। श्वेतांबर, दिगंबर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हम शब्दों को कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ हो गया, और चंद्रशेखर, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शंकर। चंद्रशेखर, चंद्र है जिनके शिखर पर, शिखर यानी सिर पर, अर्थात भगवान शिव, ठीक है। हाँ, श्याम वर्ण, श्याम काला है रंग जिनका, अर्थात भगवान कृष्ण। गिरिधर, अब यहां पर क्या करेंगे? गिरधर को धारण करने वाले, अर्थात भगवान कृष्ण। यहां पर मुरारी, ठीक है, मुर के अरि, मुर नामक राक्षस के अरि यानी दुश्मन, कौन? भगवान कृष्ण, ठीक है। देवराज, देवताओं के राजा यानी कि इंद्र। गजराज, गजराज यानी हाथियों का राजा, अर्थात एरावत हाथी। यहाँ इन सब में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। लिख देता हूं मैं आपके लिए, गजराज, ठीक है, देवराज,
ठीक है। तो और क्या, ये सब किसी ना किसके उदाहरण है, ये सारे के सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। तो आज की क्लास हमारी यहीं है समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी क्लास समझ में आई होगी। तब तक मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।